नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईवीएम पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई की जिस उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार की 48 वोटों से जीत हुई, वहां ईवीएम का एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। एक रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के ब्रदर इन लॉ के खिलाफ 4 जून को मतगणना केंद्र पर कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। रविवार को कई रिपोर्टें सामने आईं, जिसमें दावा किया गया कि मंगेश पंडिलकर उस फोन का इस्तेमाल कर रहे थे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़ा था। मिड डे ने पुलिस के हवाले से कहा कि इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर के खिलाफ बुधवार को गोरेगांव स्थित मतगणना केंद्र के अंदर कथित तौर पर की गई हरकत के लिए मामला दर्ज किया गया। लाइफ मिनट की रिपोर्ट के अनुसार पीटीआई ने अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी कि मतदान कर्मी दिनेश गुरव की शिकायत पर पंडिलकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने देखा कि मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के बावजूद वह फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने वनराई पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया कि पांडिलकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 यानी सरकारी आदेश के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर मात्र 48 वोटों से जीत दर्ज की है। जहां एक तरफ मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से ये खबर सामने आई है, तो वहीं टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने भी ईवीएम हैक किए जाने की बात की है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने इन दोनों घटनाक्रमों को लेकर ट्वीट करते हुए ईवीएम पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बनकर रह जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। इस बीच कांग्रेस ने रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ आरोपों के संबंध में कुछ अन्य सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि एनडीए उम्मीदवार के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से क्यों जुड़ा था, मोबाइल फोन उस स्थान पर कैसे पहुंचा जहां वोटों की गिनती हो रही थी। मोबाइल फोन के ईवीएम से जुड़े होने के आरोपों पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बार गद्दार हमेशा गद्दार। उत्तर पश्चिम मुंबई से मिंदे गैंग के उम्मीदवार का मामला और भी उलझ गया है, क्योंकि गद्दार उम्मीदवार अब लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहा है। आश्चर्य की बात है या नहीं, पूरी तरह से समझौता करने वाले चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्र के सीसीटीवी फुटेज को साझा करने से इनकार कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक और चंडीगढ़ मूवमेंट से बचने की कोशिश कर रहा है। हमने हमेशा कहा है कि भाजपा और मिंदे गैंग हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं और यह कुप्रथा उनके ऐसा करने के निरंतर प्रयास का एक हिस्सा है। वहीं शिवसेना यूबीटी की एक अन्य नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मतगणना के दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगना उम्मीदवार का अधिकार है। फिर भी मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर ने अमोल कीर्तिकर जी को यह देने से इनकार कर दिया, जिनके बारे में चुनाव आयोग का दावा है कि वे 48 वोटों से हार गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ईवीएम पर सवाल उठाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर होने की वजह से ईवीएम हैक का भ्रम फैला रहे हैं। ईवीएम से वोटिंग बीजेपी की सरकार नहीं लाई थी, इसे कांग्रेस के शासनकाल में लाया गया था। रामदास अठावले ने कहा कि अगर ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को इतनी सीटें कैसे आईं। क्या कुछ जगहों पर ईवीएम हैक हुए? अगर कहीं एक तो जगह ईवीएम हैक की शिकायत है तो उसकी जांच हो रही है। 2004 और 2009 में कांग्रेस की यूपीए सरकार अल्पमत में थी, कांग्रेस को बहुमत नहीं था, फिर भी 10 साल सरकार चली। क्या उस समय एनडीए या बीजेपी ने सवाल उठाए, ईवीएम हैक होने के आरोप लगाए?
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस बार कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसे सुधारेंगे और 2029 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यूं ही ईवीएम हैक का राग अलापते रहें। राहुल गांधी से सवाल होना चाहिए कि क्या ईवीएम हैक के चलते इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ईवीएम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कह दिया कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो वे केवल अपने मनोरंजन के लिए ऐसा कहते रहते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मांझी ने कहा कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की बात होती तो आज उनको इतनी सीटें नहीं मिलती और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में ईवीएम के जरिए ही बनी हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी ईवीएम पर सवाल उठाकर अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, जैसे वो जनता को गुमराह कर रहे हैं कि संविधान और आरक्षण खतरे में है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से वो ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत फेमस हैं और इतना गलत बोलकर ही वो इतनी सीटें ले आए हैं, लेकिन अगले चुनावों में उनका अता पता नहीं रहेगा। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हैकिंग की संभावनाओं को लेकर कल शनिवार को चिंता जाहिर की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मस्क ने कहा कि इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है लेकिन फिर भी बहुत अधिक है। वहीं अब एलन मस्क के इस ट्वीट पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि भारत में ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली को लेकर विपक्ष लगातार अपनी बात उठाता रहा है। विपक्ष का कहना है कि मतदान ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होना चाहिए, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा ये कहती आई है कि विपक्ष चुनाव में हार के डर से ईवीएम में धांधली जैसे मुद्दों को उठाता है। अब इस बीच एलन मस्क के इस ट्वीट से एक बार फिर ईवीएम पर बहस शुरू हो गई है। भाजपा ने एलन मस्क की ईवीएम पर की गई टिप्पणी को हल्के से उड़ा दिया है। पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मस्क के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि यह एक चलता फिरता बयान है। इसका अर्थ यह निकल रहा है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। गलत। उन्होंने कहा कि एलन मस्क का दृष्टिकोण अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिज़ाइन किए गए, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग हैं। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, वाईफाई, इंटरनेट नहीं, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोल जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक उसी तरह से डिज़ाइन और बनाया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। उन्होंने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा कि हमें ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी एलन। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर जारी बयानबाजी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि हम तो चाहेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाए। इसके लिए सत्ता पक्ष को विपक्ष के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। वहीं डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अभी हम लोगों ने फैसला नहीं लिया है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि लोकसभा अध्यक्ष सहमति से चुना जाए। पहले भले ही डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं मिला, लेकिन इस पर मामला अलग है। विपक्ष के संख्या बल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों से जुड़े जिक्र को हटा दिया गया है और अब पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव पर एनसीईआरटी प्रमुख ने प्रतिक्रिया दी है। एनसीईआरटी निदेशक दिनेश सकलानी ने आज रविवार 16 जून को कहा कि विद्यालयों में इतिहास तथ्यों से अवगत कराने के लिए पढ़ाया जाता है, न कि इसे युद्ध का मैदान बनाने के लिए। घृणा और हिंसा स्कूलों में पढ़ाने का विषय नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में इन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और मैं इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि हमें छात्रों को दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। उद्देश्य हिंसक अवसादग्रस्त नागरिक बनाना नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन एक वैश्विक प्रथा है और यह शिक्षा के हित में है। अगर कोई चीज़ अप्रासंगिक हो जाती है तो उसे बदलना होगा। आपको बता दें कि कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में बाबरी मस्जिद के जिक्र को हटा दिया गया है। बाबरी मस्जिद के बजाय उसे 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में पेश किया गया है। इसके साथ ही नई किताब में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले का भी जिक्र किया गया है।
इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया बताने वाले केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने अब अपने बयान पर सफाई दी है। बीजेपी नेता सुरेश गोपी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने दिवंगत नेता को देश में कांग्रेस पार्टी की जननी कहा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि मीडिया ने उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सुरेश गोपी ने कहा कि मैंने क्या कहा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, चाहे कोई इसे पसंद करे या नहीं, लेकिन के करुणाकरण केरल में कांग्रेस पार्टी के पिता हैं और भारत में इसकी मां इंदिरा गांधी हैं। मैंने यह बात अपने दिल से कही। इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी की एक और बार प्रशंसा की। सुरेश गोपी ने कहा कि इंदिरा गांधी आज़ादी के बाद और अपने निधन तक भारत की वास्तविक निर्माता थीं। मुझे वैसे भी ये श्रेय देना ही होगा। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं भूल सकता जिसने देश के लिए सिर्फ ईमानदारी से काम किया। दिल्ली जल संकट को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। दोनों दलों के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में जल मंत्री आतिशी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि अगर बीजेपी को मुझे, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गाली देकर संतुष्टि मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी हमसे नफरत करती है, लेकिन वो हमसे नफरत करते हुए दिल्ली के लोगों से भी नफरत करने लगे हैं। आखिरकार हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। एक बार बीजेपी हरियाणा सरकार से बात करे तो वो पानी जरूर छोड़ देंगे। आतिशी ने कहा कि यह समय दिल्ली के लोगों के लिए मिलकर काम करने का है। दिल्ली जल मंत्री आतिशी के जल संकट को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हर साल यह जल संकट होता है। आतिशी किसे धोखा दे रही हैं? आतिशी श्वेत पत्र लेकर आए कि 10 साल में कहां-कहां पाइप बदला गया। ये कामचोर लोग हैं। इनकी ना तो काम करने की नीति है और ना नियत। ये बस खजाने को लूटना चाहते हैं, जिसके कारण इन्हें सजा भी मिल रही है। मैं आतिशी से कहना चाहता हूं कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। जरूरत से ज्यादा पानी दिया जा रहा है, लेकिन क्या उनके पास पानी पहुंचाने का सिस्टम है? मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग अब इन्हें सजा देंगे। दिल्ली को ये लोग नहीं चाहिए जो बहाने बनाएं। दिल्ली को वे लोग चाहिए जो समस्या को दूर करें। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह आम आदमी पार्टी के नेताओं का षड्यंत्र है। उन्होंने पाइप तोड़े हैं ताकि टैंकर माफिया को फ्री में पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रदर्शन किया है और हम उसमें शामिल थे। राहुल गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की भी मामले पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें एलन मस्क की तस्वीर है और उस पर लिखा है कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद, एआई से हैक हो सकती है मशीन, एलन मस्क। अब इस पोस्ट के कैप्शन में अखिलेश ने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है कि भाजपा साफ करें। सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। उन्होंने आज रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। राहुल गांधी बोलते हैं कि हम चाहें तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए, प्रधानमंत्री ने जो सरकार बनाई है वह स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। राउत ने कहा कि हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा के स्पीकर पद की मांग की है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देंगे। उनका ये काम है कि जिसका नमक खाते हैं उनको ही खत्म करते हैं। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू को ये पद नहीं मिलता और वो अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू के पीछे खड़ा रहे।
नीट परीक्षा पर जारी विवाद के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। उन्होंने आज रविवार को मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए छात्रों के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त अधिकारियों से कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह परीक्षा आयोजित करने के तौर तरीकों को लेकर सभी राज्यों के साथ गहन विचार विमर्श करें। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर किसी परीक्षा में परीक्षा तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए तो प्रधानमंत्री के लिए चुप्पी साधना ठीक नहीं है। सिब्बल ने आगे सभी राजनीतिक दलों से आगामी संसद सत्र में इस मामले को जोर शोर से उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होने की उम्मीद कम है क्योंकि सरकार इस मामले के न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देकर इसकी अनुमति नहीं देगी। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने अपने एक्स हैंडल पर भी लिखा, नीट परीक्षा, गुजरात फैक्टर, खुला भ्रष्टाचार, खुला हेरफेर। सिब्बल ने कहा कि कृपया ध्यान दें मोदी जी की नीट चुप्पी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।